नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के सियासी हलकों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने और हुकूमत ने ख़ास करके PDM की वफ़ात का ऐलान कर दिया हुआ है, PDM को अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं कि राइट ऑफ कर दिया है, एक ऐसे वक्त में PDM की लीडरशिप PMLN और मौलाना फजल रहमान एक बार फिर PDM को ज़िंदा करके एक फ़ाल तहरीक की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने जो समिट मीटिंग के बाद ऐलान किया, उसका टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। इजलास ने मुल्क में बदतरीन महंगाई की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। हुकूमत ने महंगाई, बेरोज़गारी और जुल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 29 अगस्त बरोज़ इतवार कराची में PDM के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान और फ़कीरुल मिसाल जलसा आम मुनक़द किया जाएगा। 29 अगस्त को अज़ीमुश्शान फ़कीरुल मिसाल जलसा कराची में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। इसके जवाब में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला तहरीक इंसाफ के हलीफ जनाब शेख रशीद अहमद साहब क्या फरमाते? कल PDM का इजलास हुआ है, वो एक अंजमन इमदाद सताइश बहमी की मीटिंग थी। जलसे तो पिछले 1 साल से कर रहे हैं, दिसंबर आ गया, ये सेम आप देखें पिछले साल से ये जलसे कर रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप कराची में 20 दिन के बाद जलसा करें, उसके बाद 10-15 दिन। PDM टेंट है, फिश है, PDM चूचू का मरबा है। ये कह रहे हैं कि जनाब ये मशीन कबूल नहीं इलेक्शन की, तो फिर अगले इलेक्शन के बाद भी आपके यही बयानात होंगे। नाज़रीन, हालात हाज़िरा और करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है, जैसे कि ये प्रोग्राम है, उसका मकसद ये नहीं है कि सियासतदानों की स्टेटमेंट्स को दोहरा दिया जाए। मकसद ये है कि सियासतदान जो कुछ कहते हैं उन स्टेटमेंट्स के पीछे है क्या, उसका मतलब क्या है, उसकी तशरीह करके एक मतलब निकाला जाए आपके लिए, आवाम के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। ये इशू भी हमारे सामने आएगा कि मौलाना फजल रहमान ने और PDM ने जो इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स EVMs हैं, उनको मानने से बिल्कुल सरन इनकार कर दिया। इसकी अहमियत क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ मैं आपको अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस करता चला चाहूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर फैसल वाडा साहब जो हैं, वो मेरे साथ हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से। आरिफ हमीद भट्टी साहब पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर, तज्ज़ियाकार जो हैं, वो मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और अहमद बिलाल महबूब साहब जो प्रेसिडेंट हैं पिलदैत के, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट है लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी का, उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के जरिए। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। आरिफ हमीद भट्टी साहब, अगर मैं आपसे समझ सकूं, ये कितना सीरियस आपको लग रहा है, ये जो कराची में बात हुई है, कराची के जलसे के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने जो बात की, कितना बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है इस वक्त हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो आपने जो फरमाया, हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिले एहतराम है, तमाम काबिले एहतराम है। अहमद बिलाल साहब को भी मेरा सलाम और मिनिस्टर फैसल वाडा साहब को भी मेरी तरफ से सलाम पेश कर दें। अब मैं इतना अहम इशू की तरफ आ रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान और PDM का सियासी जनाजा निकल चुका था। बड़ा धूमधाम से नहीं, छुप के कराया गया, क्योंकि कोरोना के पेशेंट को हमेशा उसके जनाजे की इजाज़त नहीं होती। वो कोरोना का पेशेंट दूसरों की वबा फैला देता है। अब मौलाना साहब का नहायत अदब एहतराम से इस वाक़या जो मैं सुनाने लगा हूँ, उसका मौजूदा सियासी हालात से कोई तल्लुक़ नहीं है। एक आदमी जाता है बड़ा धूमधाम से, बड़ी पैंट को टाई पहनी होती है, खूबसूरत होता है, कहता है डॉक्टर मोई साहब मेरी आपने फिल्म देखी, कैसी हिट गई है, तबाह करके रख दिया। डॉक्टर साहब मोई साहब शरीफ आदमी होते हैं, कहते हैं यार मैंने 2-3 दफ़ा देखी, आपने नजर नहीं आए मुझे, मैंने तो 2-3 दफ़ा। कहते नहीं सर डॉक्टर साहब आपने सही नहीं देखी होगी, और मैं था वो जो 12 था, जवान था। उन्होंने कहा यार मैंने 3 दफ़ा देखी है। उसने कहा यार कौन से सीन में थे? कहता वो जो जनाजा जा रहा था ना, वो मेरा ही था। तो अब मौलाना फजलुर रहमान अपने हल्के से इलेक्शन हार गए। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ थी, जिसके पास स्ट्रीट पावर है, सिंध हुकूमत है, मेरी गुजारिश है निकले ये इमरान खान का रिजाइन देने, वो नहीं ले सके, फिर अपना रिजाइन देने, फिर हर जिले में इन्होंने कहा जलसा करेंगे, हर जिले में हर इतवार को, फिर कहा लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर धरना देंगे। पे दर पे नाकामियों के बाद फिर मेरा ख्याल है सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए, अपना वजूद मनवाने के लिए हम अभी हैं।
सियासत से किनारा कशी नहीं की। बहालत मजबूरी हुकूमत हमें कश्मीर कमेटी की चेयरमैन ही नहीं दे रही, तो यार मुझे कंसीडर करो, मैं सियासतदान हूं, मुझे इससे अलावा कोई खतरा नहीं। जब पीडीएम बनी थी, अगर इकट्ठे चलते, दो सारी जमातें मिलकर रिजाइन दे देती। अच्छी बात है, इन्होंने महंगाई के लिए जलसा करना है, एक जलसे में 2-3 करोड़ रुपया लगता है, तो यार ये जलसे के साथ साथ 2-3 करोड़ लोगों को, बेचारों को रोटी भी दे दें, अच्छी बात है। अगर देखें ना, शहबाज साहब उस जलसे में होंगे, इतनी अमीर पार्टियां होंगी, महमूद खां चकदई होंगे, बड़े मुल्कों से इन्हें अमदाद भी आती है, तो इनका महंगाई से वास्ता क्या डॉक्टर साहब, अदब एहतराम के साथ, इनका बेरोजगारी से क्या वास्ता? 10 दफा हुकूमत में रही। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, आप में दूध की लहरें थी। अब हाँ ठीक है, मैं आपका मौक़िफ़ समझ गया हूं कि आप नहीं समझते कि एक सीरियस चैलेंज खड़ा होगा। अहमद बिलाल महमूद साहब, इससे पहले कि मैं हुकूमत की तरफ जाऊं, आप चूंकि सियासत को एक थर्ड पोल से देखते हैं, आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, आप डायनामिक्स को देखें, प्रोसेस को देखते हैं, समझ तो हमें यही आती है जो भट्टी साहब कहते हैं कि भाई पीडीएम जो है वो बिल्कुल अब किनारे पर लग गई, उससे कोई तवक्कुआत नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है कि मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ साहब, लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब इसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, इशू उठाना चाह रहे हैं, महंगाई का शहर ढूंढा है बहुत बड़ा कराची का, वहाँ सपोर्ट भी हो सकता है हो उनको जलसे के लिए। आपको क्या लगता है कि दोबारा से क्या पीडीएम एक चैलेंज बन के तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए महंगाई के प्लेटफॉर्म पे नारे पे आ सकेगी सामने? देखिए मोहित साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पै दर पै गलतियों के बायस और उन गलतियों के नतीजे में सेटबैक्स के बायस अब पीडीएम बहुत कमज़ोर हो चुकी है और उसमें वो दबदबा और वो रोब बाकी नहीं रहा, वो स्पार्क भी बाकी नहीं रहा जिसकी बुनियाद पे वो फौरी तौर पे कोई ख़तरा बन सके या कोई हुकूमत के लिए एक परेशानी का बायस बन सके। लेकिन ये भी एक हकीकत है डॉक्टर साहब के अपोजिशन खा कितनी छोटी हो जाए, खा कितनी ही इनफेक्टिव हो जाए, सुकड़ जाए, इसके बावजूद उसके अंदर इस बात के इम्कानात रहते हैं कि वह हुकूमत को परेशान कर सके, क्योंकि परेशान करने के लिए को बहुत ज़्यादा तादाद की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो अपने पत्ते ठीक खेलें तो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। आपको याद होगा, याद क्या होगा, ये तो हकीकत की बात है कि जब अमीर मोहम्मद ख़ान जैसा एक बड़ा दबदबे वाला गवर्नर यहाँ पे था और अयूब खान की हुकूमत थी, तो 4 या 5 मेंबर थे वेस्ट पाकिस्तान की असम्बली में और उन्होंने पूरी जो असम्बली है उसे सर पे उठाया होता था और अपोजिशन का तूती बोलता था। इसी तरह से आपने देखा पीएनए की जब तहरीक चली है, उससे पहले जब भुट्टो साहब ने बड़े कॉन्फिडेंटली 1 साल पहले इलेक्शन अनाउंस कर दिए, तो उसके नतीजे में अचानक देखते ही देखते वो पार्टियां मुत्तहिद हो गई और तहरीक शुरू हो गई और भुट्टो साहब के लिए परेशानी का बायस बन गया। तो इसलिए इस बात को रूल आउट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये सही है कि सेटबैक्स आफ्टर सेटबैक की वजह से वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बहुत बड़ा खतरा फौरी तौर पे बन सके। फैसल वाडा साहब, आपने 2 पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिए और मतलब बड़ा एक ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन कि पीडीएम जो है वो फौरी तौर पे कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन महंगाई पे आपकी हुकूमत काबू नहीं पा रही है, तनख्वाहें लोगों की कम है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, डॉलर जो 152 के ऊपर चला गया था वो फिर 164, 65, 66 की तरफ जा रहा है, लोग समझते हैं 170 की तरफ चला जाएगा। तमाम मसाइल अपनी जगह पे हैं, पीडीएम दोबारा अपने आप को जान डालना चाह रही है। कराची जैसा बड़ा शहर जिसकी आबादी जो है वो कम से कम 2-2.5 करोड़ है, उसको उन्होंने किया है, उनको वहाँ पे पीपीपी की मदद भी मिल सकती है जलसे में। आप इसको कैसे देखते हैं, कितना बड़ा ये आप अपने लिए इसको चैलेंज देखते हैं, ये बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो भट्टी साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरे बड़े भी हैं। बनता नहीं है वैसे, बीइंग अ गेस्ट ऑल्सो, इतना मेरा एहतराम है उनके ऊपर जो उन्होंने तजज़िया दिया है। मैं उस तजज़िये को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ कि पीडीएम की सियासत खत्म हो चुकी है, पीडीएम दफन हो चुकी है, पीडीएम पे मिट्टी पड़ चुकी है, मिट्टी के बाद फिर दफन हुई है और फिर मिट्टी पड़ गई है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब इसका बयानिए, ये सब चीजें पीडीएम को भी पता है डॉक्टर साहब, देखिए ये सब चीजें पीएमएलएन को भी पता है, ये सब चीजें कॉलम्स में आ गई हैं, उसके बावजूद वो फिर नई कोशिश कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। देखिए अब तो सिर्फ वो रेलेवेंट लेने के लिए जैसे मजमे में जोकर क्राउड इकट्ठा करता है, वैसे ये सब जोकर्स हैं। और इसके अंदर बयानिया पिट गया है। नून लीग के अंदर 2 बयानी है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वर्सेस पीपल्स पार्टी
जान छुड़ा चुकी है इनसे। मौलाना जो है वो पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने आ रहे हैं। तो एक तो इनके अंदर बहुत बड़ी फूट है, प्लस इसके अंदर सब नादान, रिजेक्टेड, ख़त्म हुए हुए कारतूस हैं जिनकी कब कोई सियासी मैदान में हैसियत नहीं है। नंबर 2। नंबर 3 ये कि अल्लाह ताला की शान और इज़्ज़त और अल्लाह के हाथ है। और फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किसके खिलाफ जा रहे हैं? उस आदमी के खिलाफ जिसका नाम है इमरान खान, जो एक ईमानदार नेक नियत आदमी है। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, मुझे कंप्लीट करने दें सर। देखिए डॉक्टर साहब, ये सारे पीडीएम के लोग किसके खिलाफ जा रहे हैं? जिसका नाम इमरान खान है, IMF जो एक ईमानदार नेक नियत आदमी है, वर्ल्ड बैंक ने पैसा जो एक नेक नियत, हालात आपके ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब मैं सवाल का जवाब आधा देता हूं तो आप अगला सवाल कर लेते हैं, फिर उसका अगला सवाल करते हैं। मैं या तो मुझे आधा प्रोग्राम दे दें तो मैं पूरा जवाब एक साथ दे दूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, आपको मसले की तय तक जाना है। जब एक आदमी 3 दफा का वजीर आजम एक मुल्क में पनाह मांग रहा हो, यहां से भाग गया हो और भाग कर वहां पनाह मांग रहा हो और वहां की कोर्ट्स को फेस करने को तैयार है और अपनी कोर्ट्स को फेस करने को तैयार नहीं है, तो लीडर तो वहां गीदड़ हो गया, पिट गया वहां लीडर। उसके नीचे जितने लीडर खड़े हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, उनकी कोई वक्त ही नहीं, उनकी कोई औकात ही नहीं है। अब आप मौलाना को ले लें, मौलाना की क्या कंट्रीब्यूशन है? कश्मीर में उन्होंने क्या कर लिया? अपनी प्रॉपर्टियां बना ली, मजहबी तौर पर बच्चों को ट्रेन करके उनसे ब्लैकमेलिंग की, स्ट्रीट पावर दिखाई, उनको दूसरी तरफ पटरी पे ले गए। मरियम नवाज की क्या क्वालिटी है जी? वो क्राउड पुलर है। क्राउड पुलर तो जोकर भी होता है, तो क्या हम जोकर को लीडर मान लें? वो भी पॉसिबल नहीं है। शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट भी है, इलेक्टेड भी है, ऑपोजिशन के हेड भी है, ऑपोजिशन लीडर भी है, उनकी एक बेस है। उसके बाद पीपल्स पार्टी का जाए, वो एक सूबाई पार्टी है, वो वही सब कुछ कर रहे हैं जो करना था उन्होंने। तो रेलेवेंस तो किसी की भी नहीं है। और किसके खिलाफ आप आ रहे हैं? इमरान खान के, जिसको कौम जानती है कि ईमानदार नेक नीत आदमी है, जो घर का खर्चा अवाम के पैसों से नहीं चला रहा, जिसने आप पाकिस्तान का मुद्दा उठाया, कश्मीर को बैन अवी प्लेटफॉर्म पर ले गया, मजहब की तशरीह की, आंखों में आंखें डाल के काम, गुलाम नहीं है, फलानी चीज हम दूसरे मुल्कों नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। उसके बाद सीमेंट फैक्ट्री चला दी, स्टील मिल्स चलवा दी, एहसास प्रोग्राम ले आया, गरीबों को जवान प्रोग्राम के तहत लोन्स दे दिए, हाउसिंग स्कीम ले आया, प्रॉपर्टी उठा दी, मोटरसाइकिल की रिकॉर्ड सेल्स, गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, एहसास प्रोग्राम और दीगर बहुत सारी चीजों के बाद अगर इनके दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स 15-15 साल तक, उसके कर्जे वापस करने के बाद भी अगर कौम कहती है कि इमरान खान नहीं उनको चाहिए, तो फिर तो इन्हें लड़ाई हम पढ़ सकते हैं। अगर नवाज शरीफ चाहिए तो आपने देख लिया, वो तो भाग गया मैदान छोड़कर। अच्छा, और इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट करके भागा है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये आपकी पार्टी का मौकफ है, ये आपकी पार्टी का मौकफ है, बड़ा भरपूर मौकफ है। लेकिन सियासत में और भी बहुत सी हकीकतें होती हैं। अहमद बिलाल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये है अहमद बिलाल साहब, आप चूंकि पिलदात को हेड करते हैं, जितना आपने काम किया इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से, शायद ही किसी प्राइवेट जो एक बॉडी है उसने इतना काम ना किया हो गुज़श्ता 20 बरस में। अब जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM है, हुकूमत उसको प्रपोज कर रही है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रख रही है, क्या वजह है कि उस मशीन को देखे बगैर ही, उसकी परफॉर्मेंस को देखे बगैर ही ऑपोजिशन जो है उसको रद्द करेगी? मैं आपको मौलाना फजल रहमान ने जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का जिक्र किया है, जिन अल्फाज में, जिस लहजे में, जिस शक्ल सूरत के साथ, जिस एक तमस्खर के साथ, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर आपका रद्द अमल उस पर चाहिए। हुकूमत ने जो एक तरफा तौर पर इंतखाबी इस्लाहात की बात की है और उस हवाले से उन्होंने किसी मशीन की भी बात की है, और सुना यह है कि ये मशीन धांधली करने का सबसे आसान तरीन तरीक़ा है। हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात या इस हवाले से इक़दामात मुस्तरद किए जाते हैं। अहमद बिलाल साहब, ये इतना कंटेम्प्ट शो किया है मौलाना ने EVM की तरफ कि वो उन्होंने आइडेंटिफाई और उसकी शनाख्त भी नहीं की है। वो कह रहे हैं कि एक मशीन है जो धांधली करने के लिए बनाई गई। इस पर क्या रद्द अमल है आपका? इस पर डॉक्टर साहब, बुनियादी बात तो सियासी है कि उनका बदएतमादी का लेवल ये है एक दूसरे के ऊपर कि वो एक दूसरे के साथ बैठ के गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स को जानने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये मेरा ख्याल है म्यूचुअल है। हुकूमत भी कम ही इनके साथ बैठने के लिए तैयार होती है। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए वो तैयार हुई है, तो अब अपोजिशन तैयार नहीं है। तो ये बदएतमादी है बुनियादी तौर पे
कोई ये उन्होंने मशीन को देखने के बाद राय कायम नहीं की है फैक्ट्स की बुनियाद पे। ये तो उनकी राय ये है कि ये जो कुछ भी काम करेंगे गलत करेंगे, हमें इन पे एतमाद नहीं है। तो ये सियासी मामला है, ये तो सियासी तौर पर रिजॉल्व करेंगे तो फिर मशीन के ऊपर फैक्ट्स की बात आएगी, उसका नंबर आएगा। अहमद साहब, हुकूमत को क्या करना चाहिए, मीडिया को क्या करना चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से एहतमाद पैदा करने के लिए, ट्रस्ट पैदा करने के लिए, ताकि अपोजिशन के दरमियान एक मानाखेज डायलॉग हो सके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, और उसमें फिर देखा जाए कि ये वाकई मशीन जो है ये नुकसानदेह है, ख़तरनाक है, ये इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे तीनों गेस्ट मेरे साथ हों। ब्रेक के बाद एक ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन चुके हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि पीडीएम ने एक बार फिर कराची में एक बड़े जलसे का ऐलान कर दिया है। वो अपने आप को रिवाइव करना चाहते हैं, हइया करना चाहते हैं। हुकूमत और तज्जियाकार जो है वो समझते हैं कि पीडीएम में कोई अब बहुत ज़्यादा दम नहीं रहा। पीएम कोई हुकूमत के लिए पीडीएम का अलायंस जो है वो चैलेंज नहीं बन सकता। ताहम पीडीएम के हाथ में एक कार्ड ज़रूर है। वो कार्ड ये है कि हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म करना चाहती है। वो एक नई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम लेके आना चाहती है। वो चाहते हैं कि इलेक्शन जिस तरह से पाकिस्तान में होता है उसकी शक्ल बदल जाए, उसका प्रोसेस बदल जाए, उसमें एक बहुत शफाफियत आ जाए। लेकिन पीडीएम अलायंस जो है, जिसमें पीएमएलएन भी है, मौलाना भी हैं, वो इस पूरी चीज़ को बिल्कुल रद्द करते हैं। ना वो इलेक्टोरल रिफॉर्म में हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म कर नहीं सकती जब तक अपनी ऑपोजिशन को अपने साथ लेकर नहीं चलेगी। इसी हवाले से अहमद बिलाल महबूब साहब, जो ट्रांसपेरेंसी पिलदैत के प्रेसिडेंट हैं, फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, मेरे साथ थे। वो अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। अहमद बिलाल साहब, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, फिर मैं भट्टी साहब की तरफ और फैसल वाड़ा साहब की तरफ चलता हूं कि हुकूमत के लिए बहरहाल चैलेंज तो है इलेक्टोरल रिफॉर्म। जी बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में उसके लॉ में यह बहुत ज़रूरी है कि अपोजिशन का कंसेंसस हो गवर्नमेंट के साथ, कम से कम एक बड़ी तादाद का कंसेंसस हो। अगर सबका नहीं भी होता तो आपको याद होगा जब इलेक्शंस एक्ट 2017 पास हो रहा था पिछली हुकूमत के ज़माने में, तो दरमियान में धरना आ गया था। फिर पीटीआई की लेजिस्लेटर्स ने उसका बाइकआउट भी कर दिया, लेकिन इंतज़ार किया गया कि वो वापस आएँ, कमेटी में बैठें, और फिर ये लॉ पास हुआ। तो इसलिए ये बाई पार्टिजान इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो जो पूरा मकसद है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि हम ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिस पे कोई उंगली ना उठा सके, जिसके नतायज को सब तस्लीम करें, वो मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि अगर अभी से वो इंतखाबी इस्लाहात को ही तस्लीम नहीं कर रहे और साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो नतायज को तस्लीम करना तो बहुत बात की बात है। इसलिए उनका साथ बैठना और उनका बस कम उसको डिबेट में शरीक होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब मेरे साथ रुकें वाड़ा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, फिर भट्टी साहब का इसमें एनालिसिस लें। वाड़ा साहब, चैलेंज तो है ना आपके लिए, क्योंकि आपके लीडर जो हैं इमरान खान, वो अपनी लेगेसी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान में एक नया तरह का इलेक्शन करवाऊं जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। वो हो नहीं सकता जब तक पीडीएम, मौलाना फजल रहमान और पीएमएलएन आपके साथ नहीं चलते, आपके साथ बैठते नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि जब नादरा इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और चीज़ों के तहत आईडी कार्ड्स इशू कर सकता है, रोशन पाकिस्तान डिजिटल के अंदर भी इसी तरह के सिस्टम के तहत आप अकाउंट्स खोल सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर नादरा कार्ड्स बना सकते हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकता, नंबर एक। और ये क्यों नहीं करना चाहते, ये सवाल है। सवाल ये है कि इन्होंने हमेशा ठप्पे लगाए, बदमाशी की, गुंडा की, रिग किए हैं इलेक्शंस, और ये 2 पार्टी सिस्टम का निज़ाम चलाना चाहते हैं। ये इनको सूट नहीं करता। नंबर 3 ये कि फ़ॉरेन साइड के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा जमघटा जो है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स भी मुल्क के, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। वो भी इनको डर है। वो 80 लाख के तहत, कम से कम 80 लाख का फिगर है उन लोगों का। नंबर 3। नंबर 4 ये कि देखिए, हमारे लिए बिलाल साहब की बात को मैं बिल्कुल एहतराम के साथ एक्सेप्ट करता, लेकिन हमारे लिए देखिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपोजिशन की हमें ज़रूरत थी, हमने वो चीज़ें ऑर्डिनेंस के थ्रू करा दी। अगर ये भी नहीं पॉसिबल हुआ तो हमने सेनेट का इलेक्शन भी आपको करके दिखा दिया। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस के जरिए कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, हमने तो करना है। उसके लिए हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़े या एक स्पेशल चिप के तहत हम इनको रीप्रोग्राम कर दें, सारी ऑपोजिशन को हम करा के छोड़ेंगे। अब वो चिप लगती है
या वो ऑर्डिनेंस आता है या इज्जत से आके अच्छा। खुद ही मान लेते हैं। होना तो वही है जो हम कह रहे हैं, क्योंकि इसी में पाकिस्तान का भला है, इसमें मेरा भला इमरान खान साहब का भला नहीं है। अच्छा। और अब सॉफ्टवेयर अपडेट का टाइम जा चुका है, अब चिप लगने का टाइम है और अच्छा। चिप तैयार है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये जो इतनी खुद एहतमादी है फैसल वाडा साहब की कि ये चीज़ हमने करनी है, ये अच्छी चीज़ है, हम करवा के छोड़ेंगे, चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट हो, कैसे करें, क्या कहेंगे इस पे आप? देखें डॉक्टर साहब, एक तो मैं बिलाल महबूब साहब ने जो फरमाया था ना मादी में तरीके चलिए, उन्होंने ठीक कहा था, लेकिन उनके लीडरों के अरबों रुपए के करप्शन के इल्जामात नहीं थे, उनके केस नहीं चल रहे थे, वो मुल्क से नहीं भाग जाते थे। आपको कोई भी मूवमेंट चलाने के लिए अवाम का आपका नुक्ते नजर से मुतफिक होना जरूरी है, तब वो लोग आपके पीछे आते हैं। कुर्बानी देना बहुत मुश्किल काम है। अपोजिशन का बहुत अच्छा रोल है। मैं ये भी मानता हूं कि महंगाई बहुत बड़ा इशू है जिसे ये हुकूमत शायद समझ नहीं पा रही, करप्शन भी इशू है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है मुझे, मौलाना फजलुर रहमान अब हमें सियासत सिखाएंगे। जिस 2018 के इलेक्शन को वो कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये इलेक्शन जाली है, ये इलेक्शन फ्रॉड है, उसी इलेक्शन को दोबारा करवाना चाहते हैं। इससे बड़ी बदनीति क्या होगी? ये मैंने इमरान खान साहब की हुकूमत का कोई बहुत ज्यादा मोतरफ नहीं हूं, ये बात क्लियर है, लेकिन मैंने एक बात, उन्होंने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को इनकार किया, मैंने कहा मुझे फख्र है पाकिस्तानी होने पर, आज भी कह रहा हूं कि मेरे पीएम ने दलेर। दूसरा, और ये पहला हुक्मरान है जो कहता आओ रिफॉर्म्स करो और धांधली ना हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बनाओ। तो ये वैसे वाहिद कैसे करेगा रिफॉर्म भट्टी साहब जब ऑपोजिशन साथ नहीं बैठेगी? पाकिस्तानी आइन बना ऐसा है कि हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती, ऑपोजिशन को लेके चलना होता है। मैं डॉक्टर साहब, अगर अपोजिशन अब कहे कि ये मैंने 5000 का जाली नोट चलाया और यही चलेगा, तो जाली नोट तो कोई नहीं मानेगा, फाड़ के फेंक देगा, अंदर दे देगा। अब मुझे बताएं, ये कहते हैं कि मुझे सबसे बड़ी धांधली की मशीन नजर आती है, तो जिस निजाम के तहत आपने 18 का इलेक्शन कराया उसमें भी धांधली के इल्जाम लगे। 13 में आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा वो भी धांधली हुआ, 8 में हुआ। अगर ये ला रहे हैं भाई, ये बात है, इसमें हुकूमत को दरियादिली करके इनको बार बार दावत देनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए अपने IT एक्सपर्ट सारे बैरून मुल्क से मंगवा लो, अपने आईनी माहिरीन बना लो। लेकिन मैं समझता हूं इमरान खान पिछले 50 सालों से जो धांधली का गंद शोर मचा हुआ है, 85 के बाद ना इस मुल्क में करप्शन और तबाह कर गया नवाज शरीफ। जियाउल हक की 3 निशानियां थी, नवाज शरीफ साहब, MQM और क्लाशनकोफ। वो मेहरबानी करें, इमरान खान साहब को अपनी तजावीज दे दें, अपने आईनी माहिरीन ले जाए, IT के एक्सपर्ट ले जाए, एक दफा शफाफ इलेक्शन तो कराएं, ताकि जब भी इलेक्शन हो हारने वाला जीतने वाले को मुबारक दे। हम ये नहीं कहते जो इनकी कहते हैं इस मशीन से डर रहे हैं, और भाई इसी मशीन से नादरा आप अब एक ID कार्ड होता है, आप इसी दूसरा आप ये बता देते हो। आखिरी बात, ठीक है, ये इसलिए नहीं कर रहे, इन्होंने एक हल्के में 20-25 हजार जाली वोट बनाए हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ जाएगी उसको अपोजिशन कर, वो एक बंदा 5 वोट नहीं डाल सकेगा। मैं आपको असल बात आज बता दी है। मैंने इस पे 10 स्टोरियां की हैं, जब मुझे कहेंगे मैं मुनाजरा कर लूंगा। ये आपने पहले भी, ये आपने अहमद बिलाल साहब ये चीज भट्टी साहब जो अभी कह रहे हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब भट्टी साहब जो ये भी चीज कह रहे हैं कि पंजाब के बहुत से हलकों में, शायद सारे ही हलकों में लोगों ने 15-20 हजार का वोट बना रखा है जो फिक्स वोट है और जिसको वो कंट्रोल करते हैं। इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, और क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इस किस्म का जो क्रिएटेड वोट है, जो बना के रखा हुआ है, जिसको वो कंट्रोल करते हैं, ये खत्म हो जाएगा? डॉक्टर साहब, एक थोड़ी सी मुख्तलिफ बात आपको करना चाहता हूं जो मेरे ख्याल में अहम तरीन है इस सारे मसले को समझने के लिए। देखिए, जब 2017 का इलेक्शन एक्ट पास हो रहा था तो उसमें आरिफ अलवी साहब जो थे, जो इस वक्त सदर ममलकत हैं, वो उस वक्त तो सब कमेटी के हेड थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे काम किया था, और उनके इसरार पे और PTI के इसरार पे ये इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा गया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जो मशीन है ये हासिल करें एक्सपेरिमेंटल तौर पे, और उसको कुछ हलकों के अंदर एक्सपेरिमेंट करें और हमें रिपोर्ट पेश करें ताकि हम फाइनल फैसला करें। यही बात ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग के बारे में कही गई थी। ये सेक्शन 94 में और सेक्शन 103 के अंदर ये बात
लिखी हुई है इलेक्शंस एक्ट 2017 में। अब उसकी रिपोर्ट, वो एक्सपेरिमेंट हुआ, 100-200 मशीनें भी इलेक्शन कमीशन ने मंगवाई थी, उसको फिर बाई इलेक्शंस में इस्तेमाल किया गया कई बाई इलेक्शंस के अंदर, और उसकी फिर एक रिपोर्ट बना के उन्होंने हुकूमत को दी 2019 में। वो रिपोर्ट पड़ी हुई है, अब पार्लियामेंट के सामने है। मेरे ख्याल में स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आप उस रिपोर्ट के ऊपर डिबेट कराएं, अपोजिशन को आना पड़ेगा उसके ऊपर डिबेट करने के लिए, और फाइनल फैसले से पहले ये ज़रूरी है कि आपने जो काम किया हुआ है उसके ऊपर तो लोगों को बताएं कि क्या हुआ था, क्या मुश्किलात थी, या ये अच्छा है या मौजू है या रुकावटें क्या है। उस रिपोर्ट से कितने लोग वाकिफ हैं? फैसल वाड़ा साहब, क्या आप वाकिफ हैं? ये अहमद बिलाल साहब जिस रिपोर्ट की बात करते हैं, क्या ये रिपोर्ट पड़ी है, पार्लियामेंट उस पर डिबेट करा सकती है, अपोजिशन को आना पड़ेगा, आप वाकिफ हैं इससे? लेकिन डॉक्टर साहब, बिलाल साहब जो कह रहे हैं वो बिलाल साहब अपने व्यू में हर इंसान को अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि उतने ही नेक नियत लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि मैं आपके तवज्जुह से 100 दफ़ा इनवाइट करता हूं, गवर्नमेंट इनवाइट करती है, हर किस्म की इनविटेशन के तैयार हैं, भट्टी साहब हैं, आप पास कर दें, हम रेडी है बात करने के लिए, दिन में भी, रात में भी, आधी रात में भी। प्रॉब्लम यह है कि जैसे नैब के कवानीन को तरमीम करते हुए उसको करेक्शन मोड में कब लाए, जब फेटअप सर के ऊपर आ गया। यानी कि मुल्क दाव पे लगा हुआ है और यहां अपनी करप्शन बचाने के लिए आप कह रहे हैं मैं तब करूंगा मुल्क के लिए काम जब मेरा काम करेंगे। ये वोटिंग मशीन का भी हिस्सा यही है। ये चोर हैं, ये बेईमान हैं, ये मॉरली करप्ट लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज ये नियत कर लें कि हमने इसमें धांधली नहीं करनी, तो चलें जी, आप एक्सपर्ट्स ले आए, उनसे डिबेट करा लें, आप लोग बैठ जाएं बीच में, ऑब्जर्वर्स बैठ जाए, बिलाल साहब बैठ जाए, भट्टी साहब बैठ जाए, आप बैठ जाए, इंटरनेशनली लोगों को बिठा लें। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो ऐसी मशीन होगी जो परफेक्ट होगी। देखिए ना सर, आप यहां से बैठ के फोन के थ्रू दुनिया की हर चीज कर रहे हैं, लेकिन आप वोटिंग सिस्टम नहीं कर सकते, कैसे पॉसिबल है? और उसके बरक हम नादरा में भी चला रहे हैं, रोशन डिजिटल पाकिस्तान में भी चला रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हमारे अकलें खुल है, जो हम कह रहे हैं वही सब सही है, ठीक है। आप उसमें ये कि हम रेडी हैं, उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन करा दें, और जो काबिल लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो मुल्क का किस्मत बदलना चाहते हैं, रेडी हैं आप मॉडिफिकेशंस के लिए, ठीक है। मतलब लेकिन यहां पे खत्म होती है, ब्रेक में ले और इनसे जिस तरह करवा, ब्रेक में ले लो वाड़ा साहब में रहे। बात यहां पे खत्म होती है कि वाड़ा साहब और हुकूमत के समझते हैं कि नीयत ठीक नहीं है, वरना साइंटिफिक तौर पर चीज़ों को शफाफ तरीके से देखा जा सकता है, साइंटिफिक एविडेंस पे उसका फैसला होना चाहिए, उसे मय्यर करना चाहिए, उसके मयार पे उसको जांचना चाहिए। उसके बाद सवाल पैदा होता है कि इसको रद्द करना है, इसमें तब्दीलियां सीख करनी है, फिर होगा कैसे? लेकिन अपोजिशन बैठेगी नहीं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म होगी कैसे, मशीन चलेगी कैसे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? इससे मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब अहमद बिलाल महबूब साहब मेरे साथ नहीं है, लेकिन सेनेटर फैसल वाड़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और आरिफ हमीद भट्टी साहब पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो हैं, कमेंटेटर मेरे साथ हैं। और जो इशू मैं दोनों के सामने रख रहा हूँ, 8 मिनट हमारे पास है। इशू ये है कि हुकूमत चाहती है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को बदला जाए, उसकी रिफॉर्म की जाए, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐड की जाए, उसको शफाफ बनाया जाए, दुनिया के सामने इस चीज़ को रखा जाए, उसको बदल दिया जाए। एक रेवोल्यूशन की बात है, इनकलाब लाने की बात है, ताकि पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से जो बहस रही है, जो इल्ज़ामात रहे हैं, उसे ख़त्म किया जाए। प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इतनी बदएतमादी है, ताल्लुकात इतने ख़राब हैं कि अपोजिशन इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहती। फैसल वाड़ा साहब कहते हैं कि अपोजिशन को इसमें अपनी शिकस्त नज़र आती है, वो बदनीयत हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो ज़ाहिर है वो लूट मार करते रहे हैं, इसलिए वो इसका हिस्सा नहीं बनते, और हम किसी न किसी तरह से इस चीज़ को करवा लेंगे। और भाई भट्टी साहब, हल तो निकालना ही होगा ना हुकूमत को। आप ज़रा सोचिए कि हल क्या निकल पाएगा, क्या आप कहेंगे हुकूमत को क्या करे? देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी आसान बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। ये इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए इसे एक्सेप्ट ना करें। 40-50 साल से जो धांधली के इल्ज़ामात लगाते हैं, इस कौम पर एहसान करे। हर इलेक्शन में कत्ल होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। और भाई इमरान खान साहब के हक में ना जाएं, न्यूट्रल लोग ले जाए, IT एक्सपर्ट ले जाए, और उस मशीन को शफाफ बनाने में ये वाहिद बदनसीब लोग होंगे जो शफाफियत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने नहीं इसे शफाफ होने देना। आपको याद होगा पहले जाली शनाख्ती कार्ड भी होते थे, पासपोर्ट भी होते थे, PC पासपोर्ट करके 20-20 लाख पे बंदा बाहर भेजते थे। अब आप एक थंब इंप्रेशन करें तो चौथा 5वां लगाए तो कह देता है। तो अगर इसमें इनकी मुझे नहीं समझ आ रही वजह क्या है। भाई मशीन में कोई हो सकता है खामी हो, उसमें एक्सपर्ट बना के दूर कर लो। इसमें तो मुझे मद नीति के अलावा कोई समझ नहीं आती। मैं इसको इमरान खान नहीं, लेकिन वाहिद हुकूमत है जो इस्लाहत करना चाहिए, शफाफ इलेक्शन चाहिए। हमेशा अपोजिशन कहती है, आपने सुना कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये मशीन जो है
ये धांधली करने का सबसे बड़ा जरिया होगा। आपने सुना ना मौलाना फजल रहमान का टुकड़ा मैंने सुनाया, वो कहते हैं कि ये मशीन धांधली करने के लिए बनाई गई है, धांधली करने का सबसे बड़ा जरिया होगा। अच्छा, मौलाना साहब ने तो 10 दफा तरीके दिए, 50 दफा हुकूमत चले गई, हुकूमत नहीं गई। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं, मौलाना साहब उस इलेक्शन पे जिद कर रहे हैं जिसपे 2018 पे कह रहे हैं उसी तरीके से इलेक्शन कराओ जिसमें कह रहे हैं धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है। मौलाना साहब को चाहिए अपने आईनी एक्सपर्ट, आईटी के एक्सपर्ट दूसरी दुनिया से बुला ले, जो जो खला है उसको दूर करे, ना बैठना मुझे बदनीति लगता है कि मैं उस जिसको पता हो जाए ना मैंने हार जाना, नहीं 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 नहीं, वो जान के जो बंदा आउट हो जाए ना, भाजी नो बॉल है, मैं लड़के ना विकेटों को बल्ला मार देता है। मौलाना साहब तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। भाई इमरान खान साहब को छोड़ दे, ठीक है, इस कौम ने 50 साल धांधली के इंटरनेशनल एक्सपर्ट बुला ले। जी जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूं। फैसल वाड़ा साहब, अगर मैं ये कहूं कि आपने इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सेल नहीं किया, ठीक, इसको आपने मार्केट नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने कमरे में 4 अपने लॉयलिस्ट के साथ खड़े होकर इस मशीन का मायना कर लिया और उसकी तारीफ कर दी, जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि कमरे में बंद इसको, आप क्यों नहीं सारे मीडिया को बुलाते, एक टेलीविजन के सामने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करते, हर दफा टुकड़ियों में लोगों को बुलाएं ताकि बहुत लोग भी ना हो जो सवाल ना पूछ सके। 15-15 की टुकड़ियों में टेलीविजन एंकर्स को बुलाएं, एडिटर्स को बुलाएं, सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाएं, इलेक्टोरल जो मॉनिटरिंग जैसे पिलदात है, जैसे फैफन है, उन लोगों को बुलाएं, कॉलमनिस्ट को बुलाएं, उनको दिखाएं, सियासतदानों को दिखाएं, डिफरेंट जमातों के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाएं, लोग उसके बारे में लिखें, उसके अपने खदशात का भी इजहार करें, आप उसको सेल करें, दुनिया को, सारी दुनिया देख सके कि आपने एक चीज, सही चीज की। क्यों नहीं कर रही आप? डॉक्टर साहब देखें, आप अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले 2, 4, 5 घंटे रिसर्च करते हैं, डिस्कस करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंटर्स बनाते हैं, इनिशियल होमवर्क करते हैं। दिस इज प्राइम मिनिस्टर ने जो सर्वे किया है या देखा है वो तो इनिशियल है। हम आपको भी बुलाएंगे, ऑब्जर्वर्स को भी बुलाएंगे, सिविल सोसाइटी से भी लोगों को बुलाएंगे, भट्टी साहब जैसे लोगों को भी बुलाएंगे, इंटरनेशनली भी उसको कराएंगे, आईटी एक्सपर्ट से ही बताएंगे और उसको कहेंगे इसमें और मजीद 100% इसकी शफाफियत कैसे पॉसिबल है। और हम ऑपोजिशन को भी कहते हैं वो अपनी मर्जी के बंदे आईटी एक्सपर्ट देते, लेकिन अगर आईटी एक्सपर्ट आपने मरियम नवाज को भेजना है, मरियम औरंगजेब को इंजीनियर बना के भेजना है, आईटी एक्सपर्ट बना के भेजना है और उसका मायना शहबाज शरीफ ने करना है और नवाज शरीफ ने उसको अप्रूव करना है और जस्टिस कयूम की अदालत से उसको पास कराना है और सैफ उर रहमान से उसका ऑर्डर करवा देना है, तो सर ये अब नहीं होने वाला। आई एम सॉरी जी, ऐसा नहीं होगा। मार्केट भी होगा, दिखाया भी जाएगा, ऊपर नीचे से उनको तवाज़ने की, उसको वेरीफाई करने की, हर चीज़ पब्लिकली की जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, दैट डज नॉट मीन कि इनिशियल स्टार्ट के अंदर हम इतनी इंपॉर्टेंस इन बेईमान चोरों को दे दें। ये तो रेमिटेंस, जिस तरह जो आज तक मुल्क से बाहर नहीं गया उसके नाम पे अकाउंट में पैसे मंगवा लेते हैं। पापड़ वाला जिसने शहर से बाहर इलाका नहीं देखा उसकी बाहर से रेमिटेंस आ जाती है। सीएम हाउस के बराबर के सारे कैंप ऑफिस के अंदर पैसा सरकारी गाड़ियां लेके आती जाती हैं, कौम के सामने एग्रीमेंट करके ये मार्केटिंग का प्रोसेस कब शुरू करने वाले हैं आप? फिर वापस आ जाते हैं, फिर वो मुशर्रफ उनको बांध के भेजते हैं। 2 मिनट रह गए। ये मार्केटिंग का प्रोसेस कब शुरू करने वाले हैं? हम हुकूमत, ये मार्केटिंग कब करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की? हम इसको राइट, मैं डॉक्टर साहब आपको बता ये सकता हूं कि ये वोटिंग मशीन एक्सेप्ट होगी, चाहे वो इज्जत से हो जाए, प्यार से हो जाए, डिस्कशन से हो जाए, डंडे से हो जाए, ऑर्डिनेंस से हो जाए या कोई चिप लगाने से हो जाए, होगी जरूर। अच्छा, आरिफ हमीद भट्टी साहब, 1 मिनट है। आप पाकिस्तान में अगले इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाफिजुल अमल होते देख रहे हैं? देखें, अपोजिशन हर मुमकिन कोशिश करेगी शफाफ इलेक्शन ना हो, पूरा जोर लगाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी है बार बार इनको दावत दे, बार बार दावत दे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट बनाए, इन्हें भागने का मौका ना दे। इन्होंने 85 से इलेक्शन चुराने सीखे हुए हैं, तो ये भला है उनका, वरना लेकिन इलेक्शन होने चाहिए शफाफ। इसमें हुकूमत को अगर बोल्ड स्टेप लेता है, हाँ उसमें अपोजिशन के खदशात दूर करने चाहिए, लेकिन अपोजिशन का तरीका मुनासिब नहीं है। मशीन देखी नहीं, उसमें इख्तलाफ किया नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। यार इस तरह नहीं होती हुकूमतें चलती या अपोजिशनें चलती, दलाइल से बात की जाती है मुश्किल काम, लेकिन इसमें हुकूमत को बार बार मीडिया को बुला के, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को बुला के देना होगा, ये देखो ये धांधली की पैदावार, इलेक्शन रिफॉर्म में भी धांधली कर रहे हैं, उसको रोकने में भी धांधली कर रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म शफाफियत में भी धांधली कर रहे हैं।
इसमें हुकूमत का इमेज बेहतर होगा। लेकिन वजीर साहब बहुत सही है, बहुत सही, बड़े मिनिस्टर है, इमरान खान साहब के हजीज है। वक्त मेरा खत्म हो गया। आरिफ हमीद भट्टी साहब, फैसल वाडा साहब और इसी तरह से अहमद बिलाल महबूब साहब का बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प बहस में शिरकत करने का। बात यहाँ तक खत्म होती है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से ऑपोजिशन को बार बार बुलाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए, उसकी वर्किंग को मीडिया को दिखाए, उसकी वर्किंग को बिजनेसमैन को दिखाए, उसकी वर्किंग को इलेक्टोरल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस को, पिलदैत को, फैफन को दिखाए, बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन को दिखाए और दुनिया के सामने वाजे कर दे कि हम पाकिस्तान के अंदर एक शफाफ इलेक्शंस की, एक नई सियासत की बुनियाद यहाँ पर रखना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा अगर इमरान खान हुकूमत हमें ये करके दिखाएगी, दुनिया को दिखाएगी। इससे पाकिस्तान की इज्जत में, कद में भी इजाफा होगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।